दोस्तों आज की इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम बात करेंगे यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गुप्त वंश के बारे में। ठीक है, देखो ये जो मतलब टॉपिक है ना, गुप्त वंश यूपीएससी के लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू इसको अगर हम देखें कला और संस्कृति के तौर पे, तो ये हर साल प्री और मेंस दोनों में इससे बराबर क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। बेसिकली ये जो है पूरा गुप्त वंश का मैंने पूरा नोट्स बनाया है, देख लीजिए, बहुत अच्छा। ये इंपॉर्टेंट जो बुक जो भी किताबें हैं तो उनका ये नोट्स बनाया है, ताकि एक अच्छे वे में आपको जल्दी से समझा पाऊं। ठीक है, तो वीडियो में जो है आपके लिए बहुत हेल्प करते हैं। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ना, सब्सक्राब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए अभी अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए गुप्त वंश, इसको पढ़ने से पहले हमको जान लेना ये जरूरी है कि इसका काल क्या है। ठीक है, तो अभी अगर इसका देखें बेसिकली, तो ये 319 से लेकर के ये आपका 500 ईस्वी तक ये इसका काल निर्धारण माना गया है। ठीक है, जो कि हर बार जो मैंने पहले ही कहा कि यूपीएससी में पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस वंश की अगर हम बात करें ना, तो बेसिकली ये जो है क्या था कि ये उत्तर भारत में लगभग समझ लो कि बहुत ही मजबूत तौर पे एक उभरा हुआ शासन था। आप यहां पर देख सकते हैं राजनीतिक सत्ता स्थापित जो है उत्तर भारत में बहुत अच्छा इस वंश ने अपने आप को किया। ठीक है, और अगर इसको बात करें तो इस वंश को क्या कहा जाता है, क्लासिक युग कहा जाता है। क्लासिक युग कहने से हमारा तात्पर्य है कि इस वंश ने जो है कला और साहित्य के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम किया। यानी एक होता है ना कि जो भी एक कला और संस्कृति हो गया, चूंकि यूपीएससी का टॉपिक भी है कला संस्कृति, तो वो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो ये कला और संस्कृति के तौर पे तो काम ही किया, साथ ही साथ इसको जो है स्वर्ण युग कहा गया। ठीक है, अब स्वर्ण युग जो गुप्त वंश को कहा गया है, तो ये देखो विभिन्न जो हमारे जो इतिहासकार थे, जैसे कि एक महत्वपूर्ण इतिहासकार थे के एम मुंशी, आप याद रखिएगा। इन्होंने जो है ये क्या थे, एक राष्ट्रवादी इतिहासकार थे। इन्होंने ही जो है गुप्त काल को जो है एक स्वर्ण युग कहा, क्योंकि आपको ऐसे पता ही होगा कि गुप्त वंश में जो है सर्वाधिक सोने के भी सिक्के जारी हुए थे, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें जो है बातों को रखा गया। ठीक है, उसी के साथ आप एक और जो है मतलब कि इतिहासकार थे जिसका नाम था पेरिक्लिन। ठीक है, उसने क्या कहा है, पेरिक्लिन युग मतलब आप समझ लो कि एक वार्नेट द्वारा, एक बहुत अच्छे इतिहासकार थे वार्नेट। ठीक है, इसने क्या कहा है, इसको पेरिक्लिन युग के नाम से इसको कहा गया। तो पहले वंश को तो वो बेसिकली हमें यही जानना होता है ना कि किसने क्या कहा है ना। तो वार्नेट ने क्या कहा है, पेरिक्लिन कहा है। उसके बाद देखो गुप्त वकाटक युग, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। गुप्त वकाटक का युग किसने कहा था, तो ये अल्तेकर और मजूमदार जो एक अच्छे इतिहासकार थे उसने कहा था। अच्छा, गुप्त वकाटक युग इसको क्यों कहा जाता है गुप्त वंश को, कारण ये है ना, क्योंकि देखो गुप्त जो शासक थे, गुप्त शासक और वकाटक जो शासक थे, एक दूसरे के सगी संबंधी हो चुके थे। कहने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के समकालीन थे। अब इसका पता हमको इससे चलता है ना कि जो चंद्रगुप्त जो द्वितीय था ना, जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, वो क्या किया था कि जो उसकी बेटी थी प्रभावती गुप्ता, वो जो है वकाटका का जो शासक है यानी रुद्रसेन के साथ जो है अपनी जो है बेटी का शादी कर दिया था। ठीक है, तो इसी के साथ थोड़ा सा वो समकालीन भी हो गया और एक दूसरे से वो मिल भी गया। ठीक है, और इसका फायदा भी आगे चल के दिखा। फायदा क्या दिखा, चलिए नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं। देखिए इसका बेनिफिट जो दिखा जो चंद्रगुप्त द्वितीय को, वो क्या दिखा, देखो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है वकाटक के साथ जब भाई विवाह हो गया, तो एक समझ लो कि रिश्तेदारी संबंध हो गया, तो दोनों ने जो मिल करके क्या किया, शकों को जो है पराजित कर दिया। अब शक को जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया, तो इसी कारण चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या मतलब कि उसे किस नाम से जाने लगा, तो सकारी नाम से जाने लगा। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेगा, है ना। उसके बाद देखते हैं इसी विजय के उपलक्ष्य पे जो है, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब शकों को हराया, तो उसने क्या किया, रजत का जो है मुद्रा जो है जारी किया। ठीक है, उसके बाद देखो और भी जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे परिवर्तनों की दहलीज, है ना। तो परिवर्तनों की दहलीज गुप्त काल को किसने कहा है, तो एक रोमिला थापर है। ठीक है, रोमिला थापर एक बहुत अच्छे इतिहासकार है, उन्होंने कहा। ठीक है, अच्छा और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करेंगे कि पुराणों में इसे जो है गुप्त वंश, जो पुराणों में गुप्त वंश को जो है मागध राज्य के नाम से मतलब कि जाना जाता है। मागध राज्य इसलिए नाम से जाना जाता है ना कि जो देखो
मौर्य जो साम्राज्य था, जो इससे पहले मौर्य साम्राज्य था, उसने जो है अपनी राजधानी मगध में स्थापित की थी। तो उसके बाद जो चंद्रगुप्त प्रथम था, हम चंद्रगुप्त द्वितीय की बात नहीं कर रहे, चंद्रगुप्त जो प्रथम था उसने क्या किया था ना कि मगध में अपनी राजधानी दूसरी बार बनाई, दोबारा जो है अपनी राजधानी मगध बनाई। इसीलिए जो है इसको जो है पुराणों में मागध राज्य भी कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, है ना। यहां पर देखिए उसको डिटेल बताया है कि चंद्रगुप्त प्रथम को द्वितीय मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना गया है, ठीक है। और यहां पर अगर हम बात करें तो गुप्तों में जो गुप्त शासक थे उसमें जो चंद्रगुप्त प्रथम था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ही था जो सबसे पहले अपने गुप्त साम्राज्य में जो है मगध को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। अभी चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में और भी कुछ देखेंगे, तो वीडियो में बने रहना। बाकी इसका पीडीएफ भी हम ग्रुप में दे देते हैं, हमारे ग्रुप में। तो अगर ग्रुप में जुड़ना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उसमें आप हमारे टेलीग्राम पेड ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, अच्छा, अगर हम भाई शासक के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनका तो पता भी होना चाहिए ना। अगर गुप्त शासक के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये भी पता होना चाहिए कि गुप्त शासक में जो है कितने वंश थे या शासक थे, राइट। तो अभी अपन देखते हैं कि इसमें जो है कितने कितने शासक थे। तो पहला अगर हम देखें तो श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद जो है कि इंपॉर्टेंट है समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त आता है, ठीक है। स्कंदगुप्त तक इसको इसलिए रखते हैं ना क्योंकि स्कंदगुप्त के बाद देखा जाए तो गुप्त वंश का थोड़ा थोड़ा वो मतलब कि कमजोर होने लगा, मतलब कि उतने प्रतापी शासक उभरे नहीं। हाँ, और एक बात यहां भी याद रखना है कि चंद्रगुप्त जो प्रथम थे ना, इनकी पत्नी का नाम था कुमार देवी, है ना। कुमार देवी इसकी पत्नी का नाम था। आप कहेंगे कि सर यहाँ पत्नी का नाम क्यों लिया गया है? क्योंकि कारण है, क्योंकि गुप्त वंश एक ऐसा शासक था ना जिसने महिलाओं और पुरुष को लगभग बराबरी का दर्जा दिया राजनीतिक शासन में, है ना। क्यों? क्योंकि देखो गुप्त वंश में ही जो है पहली बार पत्नियों को अर्थात जो है स्त्रियों को राजनीतिक महत्व दिया गया, सिक्कों पर जो है महिलाओं को अंकित किया गया। तो पहली बार अगर किसी काल में, किसी काल के सिक्के में महिलाओं की जो हमको जो चित्रांकन मिलता है सिक्कों पर, तो वो गुप्त काल में ही बनता है। और ये कुमार देवी जो थी ये लिच्छावी गणराज्य की रानी थी, ठीक है। उसी के साथ चंद्रगुप्त प्रथम का ये जो है विवाह हुआ था, ठीक है। ये चंद्रगुप्त प्रथम है, मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य अलग था, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। उसके बाद देखिए पत्नी, अब देखो महिलाएं इंपॉर्टेंट थी, तो जो महत्वपूर्ण शासक थे उनके पत्नियों को भी जानना जरूरी। जैसे समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम था दत्त देवी, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम था ध्रुव देवी एवं कुबेर नागा, क्योंकि इन्होंने दो पत्नी, मतलब दो इनकी पत्नी थी। उसके बाद कुमार गुप्त आते हैं, कुमार गुप्त में एक अनंत देवी थी और इनकी देवकी, दो इनकी पत्नी थी। उसके बाद स्कंद गुप्त आता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा इसके रिलेशनशिप को भी देख लेते हैं, जानना जरूरी। जैसे चंद्रगुप्त प्रथम थे, इनके पुत्र का नाम था समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बहुत शक्तिशाली शासक था, ठीक है। अब समुद्रगुप्त के पुत्र का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखना, और रामगुप्त। और चूंकि इसमें रामगुप्त प्रतापी शासक था, तो इनके दो पुत्र का नाम था, इनके पुत्र का नाम था कुमारगुप्त, ठीक है। और ये कुमारगुप्त ही था जो मतलब कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। और कुमारगुप्त की फिर इनके बेटे का नाम था, एक का नाम था आपका पूर्वगुप्त और एक का नाम था स्कंदगुप्त, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। तो ये पेज खत्म हुआ। उसके बाद दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक में आते। अरे हाँ, एक इंपॉर्टेंट तो यहां आपको बताना भूल ही गया कि आप कभी भी किसी भी टॉपिक को पढ़ो ना, तो कोशिश करो उसका आप एम्पायर का थोड़ा मैप बना लो। जैसे कि देखो ये गुप्त साम्राज्य का इधर आपका अफगानिस्तान से लेकर के इधर म्यांमार तक, यहाँ आपका कावेरी और गोदावरी जो नदी है उसके आप डेल्टाई क्षेत्र पर देखो पूरा ये फैला था गुप्त साम्राज्य। तो कभी भी इसका मैपिंग थ्रू भी पढ़ा करो, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब गुप्त वंश की वंशावली को भी जानना जरूरी है। तो इसकी वंशावली के जो अभिलेख है जिससे हमको प्राप्त होता है इसकी वंशावली, वो दो अभिलेख से इसकी वंशावली जो है प्राप्त होती है, ठीक है। पहला दो भाग में बांटा गया। पहला है वो प्रभावती गुप्ता का ताम्र पत्र अभिलेख जो कि पूना में है, ठीक है। तो प्रभावती गुप्ता ये आपका हो गया। और ये जो अभिलेख है इससे जो है श्रीगुप्त से प्रारंभ होता है। कहने का अर्थ है कि जो पहला अभिलेख है ना, जो प्रभावती गुप्ता अभिलेख है, उसका जो अगर शासक की बात करें तो यहां से स्टार्ट है, गुप्त से, श्रीगुप्त से स्टार्ट है। और ये कहां है भाई? तो पूना ताम्रपत्र में है, ठीक है।
और श्रीगुप्त से स्टार्ट है। दूसरा अभिलेख का अगर हम बात करें तो ये अभिलेख जो है, यह अभिलेख जो है स्कंदगुप्त का है, ठीक है, जिसका नाम जो है, इस अभिलेख का नाम सुपिया अभिलेख है, ठीक है। और इस अभिलेख की वंशावली घटोत्कच से स्टार्ट है। मतलब कि अगर इस अभिलेख की बात करें, सुपिया अभिलेख की, तो ये हमारा कहां से स्टार्ट है, घटोत्कच से स्टार्ट है। पहला वाला जो अभिलेख है ना, वो हमारा श्रीगुप्त से स्टार्ट है ना। तो ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद देखो गुप्त वंश के बारे में अगर इसकी जाति की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे लोगों ने अपना अपना मत दिया है, तो ये भी जानना जरूरी है, प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। तो गुप्त वंश पहले ही तो ये जान लो कि गुप्त वंश जो है कुषाणों के सामंत थे, ये हमेशा याद रखना इंपॉर्टेंट है ना, प्रीलिम्स में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुषाण जो वंश थे इनके सामंत थे कौन, गुप्त, ठीक है। अब जाति के आधार पर अलग अलग विद्वान अलग अलग कहते हैं, जैसे ब्राह्मण कुल का जो है इनको कौन कहते हैं, हेमचंद्र चौधरी जो एक इतिहासकार है, और दशरथ ओझा। क्षत्रिय वर्ण का कहते हैं गौरी शंकर ओझा, और मजूमदार सर जो थे इतिहासकार वो। वैश्य कुल का जो है अल्तेकर और आर एस शर्मा, ये वही आर एस शर्मा सर है जिनका प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ते हैं यूपीएससी में। और एक रोमिला थापर जो है वैश्य का कहते हैं। अगर शूद्र की बात करें तो केपी जायसवाल है ना ने कहा है कि गुप्त वंश जो है शूद्र की मतलब की जाति से आते थे, ठीक है। और शूद्र के लिए इन्होंने क्या प्रयोग किया है, इंपॉर्टेंट देखिए, कारस्कर शब्द का संबोधित किया है शूद्र को। कारस्कर शब्द याद रखिए, ये निम्न कुल के लिए प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो ये टॉपिक खत्म हुआ। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, देखिए बहुत मेहनत करते हैं तो आप लोग थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि हमको भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं श्रीगुप्त के बारे में, ठीक है। अच्छा, श्रीगुप्त के बारे में जान लो, है ना। यह पहले क्या था ना, ये पहले कुषाणों का सामंत हुआ करता था, ठीक है। और सबसे पहले इसी को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। देखो अगर हम किसी भी शासक के बारे में सबसे पहले उसकी जानकारी मिलती है तो ये माना जाता है कि उसी ने इस वंश का स्थापना किया था, ठीक है। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें वो तो चंद्रगुप्त प्रथम था, क्योंकि इसने तो पहला ये तो शासक था, ठीक है। ओके, चलो यहां से देखते हैं इसके बारे में। तो यह गुप्त वंश का पहला शासक था। इसने जो है महाराज की उपाधि धारण की थी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, और इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करेंगे इसका, तो एक विदेशी इतिहासकार है इत्सिंग करके, ठीक है। अगर इनकी जानकारी के अनुसार बात करें ना तो 7वीं सदी में जो है ये भारत आए थे, है ना। और इसने जो है इत्सिंग, और जो ये इत्सिंग थे इसी जो श्रीगुप्त के नाम पर पे जो है कुछ चर्चा किया था। और वो क्या चर्चा किया था यहां से हम जानते हैं। देखो इत्सिंग ने कहा था किसके बारे में, श्रीगुप्त के बारे में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चिलकितो किसको कहा था, श्रीगुप्त को कहा था, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछेगा ऐसे ही क्वेश्चन। तो चिलकितो ने मृग सिखावन जो कि अभी वर्तमान कहाँ है, गया जिला में स्थित है, बिहार में, ठीक है। वहां पर चीनी यात्रियों के लिए मंदिर बनवाया। तो इत्सिंग ने कहा था किसके बारे में, श्रीगुप्त के बारे में। चिलकितो किसके लिए प्रयोग किया, तो श्रीगुप्त के बारे में, ठीक है। तो इतना आप याद रखना इत्सिंग को लेकर के, ठीक है। उसके बाद देखो स्वर्ण मुद्रा, ये देखो स्वर्ण मुद्रा इंपॉर्टेंट है। आप स्वर्ण मुद्रा को थोड़ा आप देखो, ठीक है, क्योंकि देखो अब गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा सर्वाधिक जारी हुई, तो स्वर्ण मुद्रा के बारे में भी हमको जानना है। तो गुप्त वंश से रिलेटेड स्वर्ण मुद्रा को थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। देखो इसके स्वर्ण मुद्रा को दाम्पत्य मुद्रा भी कहा गया। दाम्पत्य का मतलब होता है पति और पत्नी को जिसमें दर्शाया गया है, ठीक है। दाम्पत्य मुद्रा कहा गया है। पहली बार किसी सिक्के में महिलाओं का चित्रांकन गुप्तों की ही देन है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर पहली बार स्त्री वो थे जो सिक्कों पर छवि के रूप में पाई गई, ठीक है। और वो पहली स्त्री कौन थी जिसका सिक्कों में पहली बार उपयोग किया गया, तो वो थी हमारी कुमार देवी। ये कुमार देवी कौन थी, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी, ठीक है। इसीलिए इसे कुमार देवी प्रकार का मुद्रा भी कहा गया, जो उसके स्वर्ण मुद्रा है, कुमार देवी प्रकार का मुद्रा कहा गया। राजा रानी मुद्रा भी कहा गया, मतलब कि जो ये सिक्का रहता था यहां पर राजा रानी का जो है चित्रांकन होता था, ठीक है। और लिच्छावी मुद्रा भी कहा गया। लिच्छावी मुद्रा कहने से का मतलब है कुमार देवी तो लिच्छावी की थी ना, तो इसीलिए लिच्छावी मुद्रा भी कहा गया, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिखा है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए ऐसा माना गया है ना कि ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो अपने जीवन काल में ही जो है अपने पुत्र मतलब कि समुद्रगुप्त, जो समुद्रगुप्त कौन था, आपका चंद्रगुप्त प्रथम का जो है बेटा था, मैंने पहले भी बताया। समुद्रगुप्त को जो है अपने जीवन काल में ही जो है अपना उत्तराधिकारी बना दिया था, ठीक है। और समुद्रगुप्त को जो है लिच्छावी दोहित्र भी कहा जाता था, समुद्रगुप्त को, याद रखना है ना।
ओके। और यहां से देखो, लेकिन एक जो इतिहासकार थे, इंपॉर्टेंट थे, फादर हैरेस के अनुसार जो है ये कहा गया है कि नहीं, जो समुद्रगुप्त था और उसका जो एक भाई था कांच, दोनों के बीच उत्तराधिकारी को लेकर के झगड़ा हुआ था, मतलब कि थोड़ा सा संघर्ष या युद्ध हुआ था। तो सबका अपना अपना मत है, दोनों इंपॉर्टेंट मत था, मैंने रख दिया, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। देखो चंद्रगुप्त प्रथम का काल याद रखो, 319 से लेकर के 355, ठीक है, ईस्वी याद रखो। अब देखो, पहले मैंने बताया है कि इसे कारस्कर भी कहा गया था, जो कि केपी जो एक जायसवाल थे उन्होंने कहा था, ठीक है। अच्छा, 319 ईस्वी को गुप्त संवत कहा गया है, मतलब जब से ये इनका जो शासन स्टार्ट हुआ या इनका जो प्रारंभ हुआ, उसी दिन से जो है गुप्त संवत की भी स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आएगा, है ना। इस वंश का पहला अभिलेख जो है कहां मिलता है, इस वंश का जो है पहला अभिलेख, मतलब कि चंद्रगुप्त द्वितीय का पहला अभिलेख जो है मथुरा में पाया गया है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसका हम बात करेंगे चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। देखो इसको इस वंश का जो है वास्तविक संस्थापक माना गया, यानी संस्थापक तो ऐसे कि मान के चलो श्रीगुप्त को कहा गया, क्योंकि भाई वो उसका नाम पहले आता है, लेकिन अगर मजबूती की प्रदान करे कि अपने एम्पायर को कैसे पकड़ करके दूर दूर तक फैलाया और उसको मजबूत किया, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चंद्रगुप्त प्रथम का है, इसीलिए इसे प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त वंश का, ठीक है। क्योंकि इसने इस वंश को बहुत मजबूती प्रदान की, है ना, राजनीतिक सीमा को जो है इन्होंने बढ़ाया। अब देखो, प्रयाग से लेकर के साकेत तक जो है इसने अपना सीमा का विस्तार जो है कर लिया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, है ना। राजधानी जो है इसका जो है बनाया, मगध बनाया, जो कि मौर्य काल में भी जो मगध था, है ना। विवाह इसका पहले ही बता दिया है, कुमार देवी के साथ, जो लिच्छावी गणराज्य की राजधानी मतलब रानी थी, उसके साथ हुआ था। उसके बाद यहां आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा है, यह ऐसा पहला शासक था जो गुप्त वंश में स्वर्ण अर्थात सोने के सिक्के सबसे पहले जारी, गुप्त वंश में भी अगर पूछेगा पहले सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने ही जारी किया था। अच्छा, इसने महाधीराज की जो है उपाधि भी धारण की, याद रखना महाधीराज की उपाधि किसने धारण की थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने धारी की थी, ने जो है लिया था। और ये अपने आप को स्वतंत्र शासक भी बना लिया था, मतलब कि अच्छा एक जो किसी के अधीन न कार्य करे, ठीक है। चलिए उसके बाद और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समुद्रगुप्त, ठीक है, क्योंकि देखिए इसको भी कोशिश कर रहे हैं कि पार्ट बाय पार्ट आपके लिए लेकर के आया करें। समुद्रगुप्त को अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो समुद्रगुप्त को करने से पहले इनकी उपाधियों को थोड़ा देख लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो, इसे जो है भारत का नेपोलियन कहा गया है। अच्छा, भारत का नेपोलियन इसको कौन कहा था, तो स्मिथ के द्वारा इसको भारत का नेपोलियन कहा गया, पहला। दूसरा, कविराज इसको कहा जाता था, क्योंकि ये म्यूजिक का, क्लासिकल का बहुत अच्छा जो है मन पसंदीदा साधक था। वीणा बजाते हुए भी इसको जो है देखा गया है अपने सिक्कों में, याद रखना। परम भट्टारक इस समुद्रगुप्त को ही जो है उपाधि दिया गया है। और एक पृथ्वी व्याप्ति प्रतिरथ, पृथ्वी पृथ व्याप्रतिरथ, है ना, थोड़ा सा संस्कृत वर्ड है, क्योंकि पता ही था कि गुप्त काल में संस्कृत का ज्यादा वर्ड इस्तेमाल होता था। तो पृथ व्याप्रतिरथ जो है, जो इसका अर्थ होता था कि पृथ्वी पर जिसका कोई भी शत्रु ना हो। अब देखो, कोई भी शत्रु ना हो, इसका मतलब है कि इसका शासन जो है बहुत मजबूत हुआ करता था, तभी ना इसका कोई भी शत्रु नहीं था, तो इसीलिए इसको जो है पृथ्व्या प्रतिरथ कहा जाता था, ठीक है। राजनीतिक उपलब्धियां जो है इनका मजबूत था। 5वां नंबर में धर्म प्राचीर बद्ध भी, अर्थात धरनी बद्ध भी इसको कहा जाता था। 6ठा नंबर में लिच्छावी विद्रोहित्र, है ना, लिच्छावी विद्रोहित्र, जो कि लिच्छावी की ये राजा की जो रानी थी उसका बेटा था, ठीक है। अब चलो इसका इतिहास, इनके इतिहास के आधार थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। ओके, तो अगर इसका इतिहास का आधार को हम जाने, तो यहां पर आप देखिए 2 चीज मिलता है, एक एरन अभिलेख मिलता है और एक प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख मिलता है, जो जिसमें इंपॉर्टेंट सबसे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। इसमें तो सती प्रथा का कुछ उल्लेख हमको भी मिलता है, याद रखना, लेकिन इसमें बहुत सारा कुछ मिलता है। जैसे इसमें समुद्रगुप्त की आत्मकथा, दर्पण, जीवनी और यहां तक कि समुद्रगुप्त के बारे में बृहत जानकारी जो है इसी से प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद देखो, इसमें कुल 33 पंक्ति है इस अभिलेख में, ठीक है। वर्तमान में ये प्रयागराज में स्थित है। अच्छा, जान लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख था ना, ये पहले था कौशल में था, ठीक है। कौशल में कहा था, तो अशोक के समय में,
अशोक के समय में ये कौशल में था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ ना कि जब मुगल वंश सामने आया, जब मुगल वंश का आया, तो जो अकबर का जो बेटा था जहांगीर, ये क्या किया था ना कि इलाहाबाद इसको ले आया था, यानी कौशांबी से इसको कहां ले आया, इलाहाबाद ले आया था और इसको विस्थापित कर दिया। इसी कारण ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि प्रयाग प्रशस्ति ही एक ऐसा अभिलेख है जिसमें हमको जो है 3 राजवंश का जो है के बारे में जानकारी मिलता है। पहला मौर्य, क्योंकि भाई अशोक में इसको जो है प्रयाग प्रशस्ति के लिए इसको बनवाया था। एक मौर्य हो गया, एक गुप्त हो गया और एक मुगल हो गया। तीनों के बारे में जो है प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी मिलती है, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखना यहां से भी कि यह अभिलेख जो है, मतलब जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, ये जो है महादंड नायक कौन था? तिलक भट्ट था। ये तिलक भट्ट कौन था भाई? तिलक भट्ट का जो औहदा था ये महादंड नायक का था। और ये किसके दरबार में था? ये समुद्रगुप्त के ही दरबार में था, ठीक है। और समुद्रगुप्त के जो दरबार में था तो इसी ने जो है प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में लिखवाने का काम किया। कौन था? तो तिलक भट्ट था। अच्छा, उसको लिखा कौन था? प्रयाग जो समुद्रगुप्त के बारे में लिखा कौन था? तो इसको लिखा था हरिसेन ने लिखा था। किसने लिखा था? हरिसेन ने लिखा था। और ये हरिसेन जो था ना, ये समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था, ठीक है। समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था। और ये जो हरिसेन था ये संस्कृत में जो है, संस्कृत भाषा में ये इसको लिखा था। और हाँ, गुप्त वंश में आप याद रखना ना कि बहुत सारे ऐसे जो गुप्त वंश के मंत्री या जो कवि थे उसको एक से अधिक औहदा यानी पद भी दिया जाता था। इस वंश के बारे में ये खासियत थी। जो प्रयाग प्रशस्ति का जो लिपि था वो ब्राह्मी था, शैली चंपू था। अच्छा, चंपू का मतलब होता है गद और पद दोनों में लिखना, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना। आप हरिसेन याद रखना ना कि इंपॉर्टेंट है, ये उसका राजकवि था, ठीक है। तो चलिए आज का अंतिम ये देखते हैं, क्योंकि इसको और एक पार्ट में कोशिश करेंगे लाने का, ठीक है। अच्छा, समुद्रगुप्त के विजय के बारे में आप जानिए थोड़ा सा। इसका जो है 5 मुख्य विजय है, ठीक है। पहला है आर्यवर्त का प्रथम विजय, आर्यवर्त का द्वितीय विजय, दक्षिणापथ का विजय बहुत इंपॉर्टेंट है, दक्षिण तक कावेरी नदी के डेल्टा तक पहुंचा दिया था। 8वीं राज्य विजय, विदेशी राज्यों के प्रति विजय, ठीक है। आर्यवर्त का विजय जो है 13वीं और 14वीं पंक्ति में हमको जो मिलता है, जो 33 पंक्ति है ना। आर्यवर्त का दूसरा विजय जो हमको 21वीं पंक्ति में मिलता है, ठीक है। अच्छा, प्रथम विजय में अपना जो है 3 राज्य को जो है विजय कर लिया था। दूसरा आर्यवर्त विजय में 9 राज्य कर लिया था और इसको जो है नाम दिया था प्रसभोच्छरण की नीति। मतलब इसका मतलब होता था कि एक ऐसा राज्य को जीत लेकर उसको पूरा उस पे अपना अधिकार जो है जमा लेता था, पूरा उसका जो भी है वो अधीन अपने कर लेता था। उसके बाद दक्षिणापथ का जो विजय इंपॉर्टेंट है, जिसमें 12 राज्य इसने जीता था, है ना। इसमें ये क्या करता था ना कि इसमें करता था कि जो ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाता था, अर्थात जो जीत कर जो उसका आर्थिक जो जितना भी चीज है उसको अपने ऊपर ले लेता था, जिससे ज्यादा इनकम होता था उसको अपने अधीन कर लेता था दक्षिणापथ की विजय में। 8वीं राज्य जो था ये आपका था परिचारिकृत नीति था। परिचारिकृत नीति का कहने का मतलब है कि दास बना लेता था, जीत करके वहां के मतलब कि सैनिकों को या वहां के लोगों को दास बना लेता था। तो ये 8वीं विजय याद रखिएगा। विदेशी राज्यों के प्रति इसका जो है एक बहुत अच्छा नीति था। इसने जो है कन्यादानों पानाय की नीति जो है इसने अपनाया, मतलब कि जो कन्या विवाह जो होता था ये विदेशी राज्य के नीति में ये अपनाता था, ठीक है। तो देखिए ये पूरा टॉपिक था, हमारा नोट्स था, ठीक है, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया गुप्त वंश के बारे में। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो बहुत ही आपको कम प्राइस में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है व्हाट्सएप में, वहां से आप हमको मैसेज कीजिए। जस्ट गाइज आपको 100 रुपीज लगेगा जुड़ने के लिए, जो कि आपको 2 मंथ तक वैलिड रहेगा, जिसमें आपको इसी तरह के क्लासेस भी मिलेंगे और नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप गुप्त वंश का जो ये हमारा जो चैप्टर था ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा, है ना। जो गुप्त वंश को मैंने पढ़ाया आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसको किताब में जाकर के पढ़िए और भी हम कोशिश करेंगे इसका पार्ट बाय पार्ट, जैसे कि अभी हर्ष के बारे में, मॉडर्न के बारे में, पॉलिटी के बारे में सब लाने का। तो सब्सक्राइब कर लेना, पूरी तैयारी सिविल सर्विस की आपको कराई जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। ओके, बाय।